साथियों, सरकार किसानों को खुशहाल करने के लिए, उनकी आय को बढ़ाने के लिए लगातार कोई न कोई बड़ी योजना उनके बीच लाती है और उस योजना से किसानों को लाभान्वित करती है। विगत वर्षों से ऐसी एक योजना है पीएम किसान सम्मान निधि। यह योजना बड़े पैमाने पर विगत वर्षों में किसानों को लाभ पहुंचाती आ रही है। हमारे ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जो इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कहीं एक बहुत बड़ा तबका अभी भी इस योजना से वंचित है। बहुत सारे किसान भाई शुरुआत में इस योजना का लाभ तो पा रहे थे, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से वह अपात्र हो गए। बहुत सारे किसानों की विगत महीने में किस्त नहीं मिली। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो पहले पात्र थे, लेकिन सरकारी नौकरी या टैक्स देने के कारण वह अपात्र हो गए। ऐसे में समस्या उनके सामने ये है कि वह कैसे अपना नाम कटवाएं इस योजना से। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए एक्सपर्ट के साथ आज हम उपस्थित हुए हैं। एक्सपर्ट के रूप में आपके सभी सवालों के जवाब देंगे सर अजीत द्विवेदी जी। इनके द्वारा आप सभी लोगों के सभी प्रश्नों का एक सीधा, सरल और उपयोगी उत्तर प्राप्त होगा, जिससे कि भविष्य में आपको पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी हुई किसी समस्या का सामना न करना पड़े। सर नमस्कार किसान भाइयों। तो सबसे पहले हमारे ऐसे बहुत सारे किसान बंधु हैं जो वास्तव में अभी भी इस योजना को नहीं जानते कि आखिर ये योजना है क्या, योजना किस के द्वारा चलाई जा रही है, इसमें इस योजना का उद्देश्य क्या है, आखिर सरकार पैसे दे रही है तो उसका उद्देश्य क्या है। तो सर सबसे पहले आप ये बताएं, ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना है क्या? पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है, जिसके माध्यम से किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आर्थिक सहायता का उद्देश्य ये है कि किसान कृषि में होने वाले निवेश के रूप में जो भी बीज, खाद, दवा का जो भी उनकी कीमत आती है वहाँ पे लगा के अपना उत्पादन कर सकते हैं। हाँ, किस्तों का भुगतान किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से ही किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के बिचौलिए का कोई काम नहीं है। जी हाँ सर, बिल्कुल बहुत ही सटीक जानकारी हमको मिल रही है। जैसा कि मुझे याद है कि जब कोविड पहली बार आया था तो हमारे बहुत सारे किसान भाई सर उस समय मतलब बेरोजगार हो गए थे और खेती किसानी भी नहीं हो पा रही थी, जिस कारण से यह योजना शुरू हुई थी। जहाँ तक मैं सही हूँ। अच्छा सर, सबसे बड़ा प्रश्न मेरा ये है कि किस प्रकार के किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, इसमें जिन किसानों के पास कृषि योग्य भूमि है वो सभी किसान इसमें पात्रता की श्रेणी में आते हैं। यह माने नहीं रखता कि इसके पास भूमि कम है अथवा ज्यादा है। हाँ, कुछ अपवाद हैं। यदि कोई कृषक खेती के अलावा वकील है, सीए है, इंजीनियर है या डॉक्टरी पेशा से संबंधित रखता है या इनकम टैक्स पेई है तो वो इस श्रेणी में नहीं आते हैं। अन्यथा की दृष्टि में ऐसे समस्त कृषक जिनके पास कृषि योग्य भूमि है वह पात्र है। पट्टा वाले कृषक इस योजना में अपात्र है। तो सर जिन्होंने पट्टा लिया है जिस जमीन पर, वह इस योजना में लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। सर मेरा एक प्रश्न और, जिससे मान लीजिए आपने कहा कि जो गवर्नमेंट जॉब में है, एडवोकेट है, तो टैक्स पेयर है। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब में जो 4th क्लास कर्मचारी होते हैं, जैसे स्वीपर वगैरह होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, तो क्या सफाई कर्मचारी या ग्रुप डी से संबंधित जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, क्या उनको यह योजना उनके लिए है? हाँ, यदि चतुर्थ श्रेणी का कोई भी सरकारी कर्मचारी है वो इस योजना के लिए पात्र है। हाँ, मैं एक बिंदु भूल रहा था, यदि पेंशनर है और वह 10,000 से कम पेंशन पाता है तो भी वह इस योजना में पात्र है। 10,000 से ज्यादा पेंशन पाने पे वह स्वतः ही इस योजना से अपात्रता की श्रेणी में आ जाता है। जी हाँ सर, अगर आपकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए से कम है तभी आप इस योजना के लाभान्वित हो पाएंगे, अन्यथा आप अपात्र हो जाएंगे। हाँ, इस योजना में एक परिवार से एक कृषक ही लाभ ले सकते हैं। जैसे पति, पत्नी
अविवाहित बच्चा वो एक परिवार माना जाएगा, और एक परिवार से एक कृषक, यदि पत्नी लेना चाहती है तो पति नहीं लाभ पाएगा, बच्चा लाभ नहीं पाएगा, मतलब तीनों में से केवल एक व्यक्ति ही लाभ पा सकता है। जी सर, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके परिवार में आपकी माता जी हैं, आप अविवाहित हैं और आपके पिताजी हैं, बिल्कुल, और जमीन तीनों के नाम पे है, तो तीनों लोगों को सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल, लाभ उस परिवार के किसी एक व्यक्ति को मिलेगा, बिल्कुल, चाहे पिता लाभ ले या फिर माता जी को लाभ मिले या बच्चे को लाभ मिले। बिल्कुल, बिल्कुल, यानी एक परिवार में अगर जमीन भले भी आपके नाम पे है, लेकिन आपको लाभ केवल एक व्यक्ति को ही मिलेगा। यह भी एक बहुत जरूरी बात है। बिल्कुल। सर, जो हम लोगों ने सर्वे किया है, बहुत सारे किसानों से बातचीत की है, एक समस्या उत्पन्न हो रही है। बहुत सारे किसान कह रहे हैं कि सर हमको लगातार ये लाभ मिल रहा था, लेकिन विगत एक माह से जो पहली किस्त, इसके पहले वाली किस्त आई है, उस किस्त का लाभ लगभग 30% किसान नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें क्या किसानों की गलती है, या सरकार ने कुछ नियमावली बना दी है, या कहां से कमी हो रही, किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है? यानी विगत जो माह में किस्त आई है वह उनको नहीं प्राप्त हो पाई है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। सरकार ने योजना की किस्तों के भुगतान के लिए कुछ नियमों में परिवर्तन किया है। जैसे पहले योजना की किस्तों का जो भुगतान होता था ये बैंक खाते के आधार पे होता था जी। लेकिन अब योजना की किस्तों का भुगतान भारत सरकार के PFS पोर्टल के माध्यम से आधार बेस प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। मतलब कुल मिला जानिए, पेमेंट आपके आधार से ही होना है। जो खाता आपके आधार से लिंक होगा उसी में योजना की किस्तों का भुगतान होगा। तो जिन कृषकों का आधार उनके बैंक पासबुक से लिंक नहीं है वह योजना से वंचित हो रहे हैं। पूर्व में वो किस्तों का लाभ प्राप्त कर रहे थे, पर लेकिन वर्तमान में वह योजना की किस्तों का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। रही बात दूसरी eKYC की, eKYC भी अत्यंत जरूरी है। जिन कृषकों का eKYC नहीं हुआ है वो योजना की किस्तों से योजना की किस्तों का लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। यदि उन्हें योजना की किस्तों का लाभ लेना है तो वह स्वयं अथवा जन सेवा केंद्र के माध्यम से eKYC करा लें। eKYC कराने के उपरांत ही उन्हें योजना की किस्तों का लाभ प्राप्त होगा। रहा तीसरा बिंदु कि उनका बैंक खाता उनके आधार से सीड नहीं है, तो किसान भाई अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर अपना आधार NPCI से फीड करा लें। जी हाँ, यानी कि अगर आपका आधार आपके जिस बैंक खाते से लिंक है, आपको उसी खाते में यह धनराशि पहुंचेगी। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो कह रहे थे कि सर हमको पिछली बार पैसा किसी और खाते में आया था, इस बार पैसा किसी और खाते में चला गया, या बहुत किसान भाई अभी भी संकोच में है कि उनका पैसा नहीं आया है। तो मैं एक बार कहूँगा, अगर आपके पास 2-3 अकाउंट है, 2-3 बैंक खाते हैं, तो एक बार पहले आप सभी खातों को चेक करा लीजिए। हो सकता है कि जिस खाते में, जिस बैंक अकाउंट में आप पिछली बार पैसा पाए थे वह आपका आधार से लिंक नहीं रहा होगा, लेकिन जिसमें पैसा अब गया है वो आधार से लिंक होगा। बिल्कुल। लेकिन आप अपने पहले वाले अकाउंट को चेक कर रहे हैं और पैसा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक बार सभी खातों को चेक करिए और ये जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि पैसा आपका आ चुका है कि नहीं आ चुका है। और सबसे बड़ी बात, अभी एक और बात आई है eKYC। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी eKYC नहीं करवाई है। eKYC का मतलब है नो योर कस्टमर। सरकार जानना चाहती है कि जिसको हम पैसा दे रहे हैं क्या वास्तव में किसान है कि नहीं। सरकार इसको जानने के लिए eKYC का मोड अप्लाई कर रही है। तो eKYC के माध्यम से सरकार को ये मालूम पड़ेगा कि जिन किसानों के खाते में पैसे हम भेज रहे हैं वह वास्तव में किसान है और उनके पास प्रॉपर जमीन है। सर, कुछ बात और करेंगे, जैसे कि भूलेख अंकन लगातार चर्चा में रहा है। आखिर ये भूलेख अंकन क्यों जरूरी है? क्योंकि जब फॉर्म का पंजीकरण हुआ था तो पंजीकरण के समय अभिलेख हमारे जमा हुए। किसान का कहना है कि हमने अभिलेख दिया, अपना खतौनी दी, खसरा दिया, सब कुछ दिया, तो उसके बाद और भूलेख अंकन अब क्यों हो रहा है? देखिए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया शासनादेश जारी किया है जिसके अंतर्गत किसान सम्मान निधि धारक कृषकों को पुनः अपनी पंजीयन में भूलेख अंकन कराना आवश्यक है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वह वास्तव में भूमि धारक है।
और सर बहुत से किसान ऐसे हैं जो पहले पात्र थे, यानी पहले सम्मान निधि के वो पात्र थे, वास्तव में पात्र थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको नौकरी मिल गई या उनकी आय बढ़ी तो उन्होंने टैक्स देना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत से किसान हैं। तो ऐसे किसान चाहते हैं कि हमारा नाम पात्रता की सूची से कट जाए, हट जाए। तो ऐसे किसान क्या कर सकते हैं? ऐसे किसान अपने संबंधित कार्यालय में एक आवेदन पत्र के साथ संपर्क करें। अपने आवेदन पत्र में उनको यह इंगित करना होगा कि किन परिस्थितियों के कारण वह योजना का लाभ छोड़ना चाह रहे हैं। हाँ, अपात्रता की श्रेणी में आने के बाद उन्हें जितनी भी किस्तों का लाभ प्राप्त हुआ है वह भारत सरकार के कोष में जमा कराना होगा। जैसे उत्तर प्रदेश के परिवेश में मैं बता दूं कि डायरेक्टर एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस कंट्रोलर के खाते में ही पैसा जमा होना है। तो अगर आप किसी कारण से अपात्र हो चुके हैं तो ऐसे में आप अपने जिले पर कृषि विभाग के मुख्यालय में जाएंगे, वहां अपात्रता का कारण बताएंगे और अपने आवश्यक दस्तावेज वहां बताए जाएंगे, उसको जमा करेंगे तो जिले स्तर से ही आपका नाम काट करके हटा दिया जाएगा और ऐसे में आप अपात्र हो जाएंगे और जितनी किस्तें, जितना भुगतान सरकार ने आपके खाते में किया है, अपात्र होने के बाद वह भुगतान की राशि आपको बताए गए खाते में जमा करनी है। तो सर इतनी सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, एक समस्या और भी है, समस्या तो बहुत है पर जो बहुत गंभीर मुद्दे हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने ई-केवाईसी करवा ली, भूलेख अंकन करवा लिया, लेकिन फिर भी उनके खाते में पैसे नहीं जा रहे हैं। जब वो अपना चेक करते हैं, अपना पंजीकरण चेक करते हैं, अपना ब्यौरा चेक करते हैं तो वहाँ पर लिख करके आता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टॉप बाय स्टेट। आखिर ये कौन सी समस्या है? उन किसानों को शुरुआत से पहली से लेकर के 12वीं किस्त, मतलब अभी तक उनको कोई भी किस्त नहीं मिली है, जबकि उनके हिसाब से उनके डॉक्यूमेंट्स में, उनके दस्तावेज में कोई कमी नहीं। हाँ राजकुमार जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि ई-केवाईसी भू अंकन कराने के बावजूद भी कृषकों के पंजीयन पे इंस्टॉलमेंट स्टॉप बाय स्टेट या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टॉप बाय स्टेट प्रदर्शित हो रहा है। तो इसके पीछे 2-3 बिंदु हो सकते हैं। कृषकों का खाता गलत होना, IFSC कोड गलत होना या संयुक्त खाता लगा होना। तो किसान भाई को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आधार बेस प्रणाली के माध्यम से आपकी किस्तों का भुगतान आपके बैंक खाते में प्रेषित कर दिया जाएगा भारत सरकार के पोर्टल से। तो आपने समझ लिया होगा कि अगर आपको शुरुआत से कोई किस्त प्राप्त नहीं हुई है तो हो सकता है कि आपका खाता संख्या गलत हो या IFSC कोड जो बैंक का होता है वो गलत हो या ब्रांच का नाम गलत हो या फिर बैंक का नाम गलत हो। अगर ऐसी समस्या हो रही तो एक बार आप अपने बैंक में जाएं, इसको चेक करवाएं। अदरवाइज सरकार ने अब पेमेंट मोड को आधार कर दिया है। आधार जिस खाते से लिंक होगा अपने आप आपका पैसा उस खाते में पहुंच जाएगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जो हमारी आखिरी बिंदु पर बात हुई थी, जिनकी आखिरी किस्त नहीं गई है, उनकी जो लैंड सीडिंग का मामला है, एक चीज इंटरफेस पे आ रही है लगातार कि जो आखिरी किस्त नहीं गई है उनमें उनका लैंड सीडिंग नहीं है। तो लैंड सीडिंग नहीं है, इसके लिए किसान भाई क्या कर सकते हैं? किसान भाई अपने क्षेत्रीय लेखपाल से संपर्क कर भूअंकन करा सकते हैं। हमारे कृषि विभाग के कर्मचारी भी न्याय पंचायत स्तर पर निरंतर कार्यरत हैं। आप हमारे कर्मचारियों से भी संपर्क कर सकते हैं, संबंधित लेखपाल से भी संपर्क कर सकते हैं। भूअंकन कराने के उपरांत ही आपको योजना की किस्तों का लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ सर। और सर बहुत सारी समस्याओं पर हमने बात कर ली है। अगर कोई नया किसान है जिनके पिता को पहले लाभ मिल रहा था लेकिन पिता की मृत्यु के बाद जमीन उनके नाम पर ट्रांसफर हो चुकी है, वरासत हो चुकी है, बिल्कुल वरासत के बाद उनको किस प्रकार से लाभ प्राप्त हो, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, तो किसान भाई अपना एक आवेदन करा सकते हैं PM किसान की वेबसाइट पे जाके। वेबसाइट का नाम मैं फिर से बोल देता हूँ, www.pmkisan.gov.in। हाँ, यदि किसान भाई को कोई दिक्कत है तो अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र के माध्यम से भी वह इस पोर्टल का प्रयोग कर पंजीयन करा सकता है। तो ये नए लोगों के लिए भी है, जो नया किसान अगर कोई चाहता है कि मैं इसका लाभ लूँ योजना का, हाँ, तो क्या ये उसके लिए भी योजना है? हाँ, नया किसान के लिए भी है। लेकिन
यह योजना उन किसानों के लिए है जो 2019 के पहले थे। हाँ, ये 2019 के पहले यदि कृषि के 2019 के बाद यदि जमीन विरासत के माध्यम से आई है तो ही वही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर यदि किसान 2019 के बाद जमीन उसने बैनामा के माध्यम से खरीदा है तो वह इस योजना का लाभ लेने का हकदार नहीं है। यानी कि इसमें एक नियम भी है। बिल्कुल। सन 2019 के बाद अगर विरासत के द्वारा जमीन किसी किसान के नाम चढ़ी है तभी वह किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। अगर उसने जमीन बैनामा के द्वारा ली है तो वह इस योजना में लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल। अगर आप नए किसान अगर आप चाहते हैं कि आप भी लाभान्वित हो इस योजना से तो आप भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए अभी सर ने वेबसाइट का जिक्र किया। नजदीकी जन सेवा केंद्र या कृषि विभाग में नया पंजीकरण हो रहा है। अगर आप पात्र हैं तो निस्संदेह आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण कराने के बाद सब किसानों का आवेदन उसका प्रोसेस कैसे होगा या फिर किस माध्यम से कब तक उनको पैसा भुगतान होगा, इसके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, पंजीयन कराने में जैसे हमने वेबसाइट का तो जिक्र किया ही, किसान जन सेवा केंद्र पे जाके करा सकता अपना पंजीयन में आपका बैंक पासबुक, आधार खतौनी और राशन कार्ड अनिवार्य रूप से आवश्यक है। उसके बाद फीडिंग होने के बाद आपका डाटा तहसील जाता है। तहसील से सत्यापन के उपरांत आपका डाटा मुख्यालय स्तर पे आता है। मुख्यालय स्तर पे इसका भौतिक सत्यापन किया जाता है। यदि आप भौतिक सत्यापन में सही पाए गए तो आपको योजना की किस्तों का लाभ प्राप्त होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा लगभग सभी समस्याओं का एक सरल समाधान प्राप्त हुआ हम किसान भाइयों को। एक महत्वपूर्ण बिंदु छूट रहा है इसमें। यदि कोई कृषक मृतक हो जाता है और उसके खाते में मृतक होने के उपरांत भी योजना की किस्तों का लाभ प्राप्त हो रहा है तो उसके वारिस मृतक प्रमाण पत्र के साथ संबंधित कार्यालय अथवा उप कृषि निदेशक कार्यालय में संपर्क कर योजना की किस्तों को बंद करा सकते हैं। बंद कराने के लिए एक आवेदन पत्र और एक मृतक प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। जी हाँ सर, बिल्कुल। अगर मान लीजिए एक बात जो एक बिंदु छूट रहा, सर ने आपने जिक्र कर दिया उस बिंदु का, मैं भी आपसे बात पूछने वाला ही था कि अगर कोई व्यक्ति सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा था, अचानक उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद उसके खाते में पैसा गया, बिल्कुल, तो जाहिर सी बात वह व्यक्ति तो जीवित है नहीं उस पैसे को लेने के लिए। इसका मतलब वह व्यक्ति अपात्र हो गया है। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में बहुत से किसान ऐसे होते हैं जो पैसे निकालकर उसको यूज कर लेते हैं, लेकिन ये आपके लिए समस्या बन सकता है। मृत्यु होने के बाद जो धनराशि खाते में गई है वह धनराशि सरकार को वापस चाहिए। इसलिए आप नजदीकी अपने जिला मुख्यालय पर जाइए, कृषि विभाग में आप जाकर के उस धनराशि को आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ वापस कर दीजिए, अन्यथा नोटिस के माध्यम से वह धनराशि आपको बाद में जमा करनी पड़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा लगा। आपसे हमारे सभी प्रश्नों का बहुत सटीक और सरल उत्तर प्राप्त हुआ। किसान भाई ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे लगातार। आप सभी लोग इस जानकारी को शेयर करिए, इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हम अपने ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आपकी समस्याओं का तुरंत समाधान करने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में कि किस प्रकार से सरकार द्वारा किसान भाइयों को 50% से लेकर के 90% तक सब्सिडी के द्वारा, अनुदान के द्वारा कृषि यंत्रों को दिया जाता है। जैसे अगर आप ट्रैक्टर लेना है, आपको कल्टीवेटर खरीदना है, रोटावेटर खरीदना है, कंबाइन खरीदना है, पावर सीडर खरीदना है, थ्रेशर खरीदना है, तो आप पूरा पैसा दे करके ही वह यंत्र प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन शायद आपको जानकारी का अभाव है। सरकार आपको 50% से लेकर के 90% तक की सब्सिडी देती है, तो आपको अपना पैसा क्यों लगाना। अगले एपिसोड में बात होगी कि आखिर हम कैसे यंत्र प्राप्त करें, किस प्रकार से प्राप्त करें और कैसे हम लाभ लें सरकार की इस सब्सिडी योजना का। तो आज इतना ही। सभी को धन्यवाद। देखते रहिए किसान वाणी।